Assalamu alaikum. So today we are going to continue studying thermoanalytical methods. The number one of thermoanalytical method is thermogravimetric analysis और TGA. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, TGA एक मेन आपकी टेक्निक है और उसके बाद TGA कैन फर्दर बी इवॉल्व्ड इनटू हाई रेजोल्यूशन TGA और DTG, डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री। अगर आप उसको करेंगे तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आपका सेम यूज़ होगा, only you have to change some parameters and you have to change some settings. मेन इंस्ट्रूमेंट दोनों के लिए सेम रहेगा, थर्मोग्रेविमेट्री के लिए, TGA के लिए भी और DTG के लिए भी। सो थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमारे पास जो TGA है उसकी दो तरह के टाइप्स होती हैं, स्टैटिक एनालिसिस और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज आइसोथर्मल एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस। अच्छा, स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होगा कि स्टैटिक और आइसोथर्मल इज द वर्ड वी यूज व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. So static thermogravimetric analysis is going to be that analysis where we are using the changes in percent weight by keeping the temperature constant. ठीक है, हम एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमने अपने सैंपल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया और उसके बाद हमने उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एनालाइज किया. टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. जो भी चेंजेस वेट में आ रहे हैं, ऑल ऑफ दोज आर बीइंग produced by because of the temperature, but temperature is not changing, it is going to remain constant. जो उसका रिएक्शन टेम्परेचर है उसको अचीव करने के बाद ही हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अच्छा, डायनामिक थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसमें टेम्परेचर आपका चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. ठीक है, और हम उसमें ये देखेंगे कि ओवर टाइम या टेम्परेचर चेंज के साथ हमारा जो परसेंट वेट लॉस है वो कितना है. ठीक. अच्छा, इससे पहले भी हमने थर्मोग्राम के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी. थर्मोग्राम हम उस ग्राफ को कहते हैं जो हम TGA या DTG के एंड पे हमारे पास एक कर्व आता है, इसको आप थर्मोग्राम का नाम देते हैं. ठीक है, थर्मोग्राम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम देखते हैं अभी. हियर. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्मोग्राम में आपके पास दो तरह के कंपोनेंट्स हैं. यहाँ पे आपके पास एक स्टीप हिल है, हियर. यहाँ पे आपके पास जो कंटिन्यू ड्रॉप आ रहा है, दैट इज द कर्व पोर्शन. दिस इंडिकेट्स दैट द वेट इज बीइंग लॉस. इसको आप रीजन ऑफ वेट लॉस कहते हैं, दिस पोर्शन. और ये जो आपके पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेट्यू एंड इट इंडिकेट्स अ रीजन वेयर देयर इज नो वेट लॉस. हमने इससे पहले भी कॉपर सल्फेट के एग्जाम्पल में इसको डिस्कस किया था. यहाँ पे आपके पास ये डिटेल में हम एग्जाम्पल अभी डिस्कस करेंगे, बट अगर आपसे थर्मोग्राम के कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे तो थर्मोग्राम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो उसके हॉरिजॉन्टल पोर्शंस हैं विच इज कॉल्ड एज प्लेट्यूज, और उसके जो वर्टिकल पोर्शंस हैं दोज आर, और या कर्व पोर्शन है, दोज आर रीजन्स ऑफ वेट लॉस. ठीक है. अच्छा, अब TGA के लिए या DTG के लिए हमें प्रिंसिपल्स का मेन पता चल गया कि हम किसी कंपाउंड को, किसी सैंपल को कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में चेंज आता है एंड दैट टेम्परेचर कॉजेज इट टू डिकम्पोज. अब डिकम्पोजिशन की वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि एनवायरनमेंट में लूज हो जाती हैं और आपका जो इनिशियल सैंपल का वेट है दैट चेंजेस. अब हम क्या इसके अंदर देखना चाह रहे हैं कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ या टाइम गुजरने के साथ साथ वेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं. अब क्योंकि हम वेट उसमें रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, सो ऑब्वियसली जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा दैट हैज़ टू कंटेन अ हाई प्रिसिशन बैलेंस. क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब हमारे पास सैंपल को हम हीट करते हैं तो गैसेस इवॉल्व होने की वजह से जो उसमें चेंजेस आते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ह्यूज चेंजेस हो, राइट. सो अगर वो चेंजेस आपके पास स्मॉल चेंजेस हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि वो बहुत माइनर से चेंजेस को भी रिकॉर्ड कर सके. ठीक है. अच्छा, इन दैट केस आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन की हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं.
सबसे पहली चीज़ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में 3 मेजर कंपोनेंट्स होंगे. The first one is high precision balance, which is going to record the weight of the sample. A furnace adequately programmed for a linear rise of temperature with time. This is very important कि हमारा जो भी हीट प्रोवाइडिंग हमारे पास असेंबली है जिसको हम फर्नेस का नाम दे रहे हैं, that has to be programmed for time and temperature both. जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट आपका चेंज हो रहा है, तो इट शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट योर एक्सपेरिमेंट. ऐसा क्योंकि ये जो आपकी हीटिंग रेट्स होते हैं, हीटिंग रेट बेसिकली कंपोजिशन को भी अफेक्ट करते हैं. व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एट अ फास्ट रेट, द टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन बिकम्स हायर than that of obtained at a slower rate or heating. ठीक है. So basically heating rate क्योंकि decomposition को affect कर रहा है, so we have to keep the temperature in linearity with the time, ताकि आपका overall जो experiment है उसमें आपको ये पता चले कि टेम्परेचर की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, रेट की वजह से चेंजेस से वो आपकी रीडिंग्स अफेक्ट ना हो. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट यू हैव अ सेंसिटिव रिकॉर्डर. सेंसिटिव रिकॉर्डर अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो वेट चेंजेस हो रहे होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं. सो हमारे पास जो भी चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक हमारे पास सेंसिटिव रिकॉर्डर होना चाहिए. और जैसे कि हाई रेजोल्यूशन टीजीए में होता है. इसमें अगर आप देखें तो जो अगर बैलेंस के बारे में आप बात करें, बैलेंस यहाँ पे आपको दो तरह के गिवन है. दो तरह के बैलेंस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं. द वन इज नल पॉइंट टाइप एंड द अदर वन इज डिफ्लेक्शन टाइप. नल पॉइंट टाइप बैलेंस क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल डिजिटल बैलेंस जो होते हैं, डिजिटल बैलेंस में क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर वेट प्लेस करते हैं तो जो नीडल है दैट डिफ्लेक्ट्स, और आपका जो बैलेंस है दैट रिकॉर्ड्स कि कितनी नीडल डिफ्लेक्ट हुई है, और उसके बाद वो उतना ही प्रेशर उस पर अप्लाई करता है, और जितना प्रेशर बैलेंस ने इटसेल्फ अप्लाई किया होता है वो आपके पास रीडिंग की फॉर्म में डिजिटल मॉनिटर पर आ जाता है. ठीक है. डिफ्लेक्शन टाइप में क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम जब अपना वेट रिकॉर्ड करते हैं, एनालॉग जो हमारे पास वेट रिकॉर्डर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके नीडल स्टॉप होती है एंड दैट गिव्स यू द एग्जैक्ट रीडिंग. तो नल पॉइंट टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप क्या है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस की एग्जांपल्स हैं, बट बैलेंस आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए. द फर्स्ट वन इज कि इट शुड बी केपेबल ऑफ कंटिन्यूसली रजिस्टरिंग द वेट चेंज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम गुजरने के साथ साथ या कंटिन्यूसली सैंपल प्लेस करने की वजह से उसकी इस जो बैलेंस की सेंसिटिविटी है या बैलेंस की जो एक्यूरेसी है वो अफेक्ट हो. द बैलेंस मस्ट बी प्रिसाइज कि वो ओवर टाइम आपको रीडिंग एक्यूरेट ही देता रहे. ठीक है. उसके अलावा द फर्नेस शुड रीच द मैक्सिमम डिजायर्ड टेम्परेचर. अच्छा, मैक्सिमम डिजायर्ड टेम्परेचर फर्नेस के जो पॉइंट्स हैं वो भी हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे. उसके अलावा जो आपके पास थर्मोबैलेंस शुड हैव अ फैसिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ वेरिएबल हीटिंग रेट्स. डिफरेंट हीटिंग रेट वो प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह के सैंपल्स होते हैं. कुछ जो हैं वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, कुछ को हीटअप करने में टाइम लगता है. सो वी शुड हैव एन ऑप्शन फॉर डिफरेंट हीटिंग रेट्स. उसके अलावा टेम्परेचर ऑफ द सैंपल मस्ट बी मेजर्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, and we should use a balance which is sensitive, whose sensitivity is suitable for studying small sample weights. ठीक है. अच्छा, sample holder should be in the hot zone of the furnace and this zone should be of uniform temperature. ठीक है. तो ये सब जो है वो आपके एक अच्छे थर्मो बैलेंस में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. उसके अलावा जो मॉडर्न टाइप के थर्मो बैलेंसेज हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर शुड बी अ फैसिलिटी फॉर रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द थर्मो बैलेंस. आपका जो सैंपल है दैट शुड बी अलाउड टू हीट अप एंड कूल्ड अप वेरी रैपिडली. उससे आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. The instrument should be capable of plotting derivative curves. अच्छा, TGA इंस्ट्रूमेंट को अगर आप
सॉफ्टवेयर से अटैच कर देंगे, इट बिकम्स केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग द डीटीजी कर्व। इसमें आपको कोई अलग से रीडिंग की ज़रूरत नहीं होती, यू ओनली हैव टू प्रोग्राम योर सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आपके पास डायनामिक हीटिंग रेट होना चाहिए। डायनामिक हीटिंग रेट का मतलब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा हीटिंग रेट सेटअप कर दिया है और आप देखें कि एक्सपेरिमेंटली आपके वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे जो कि आने चाहिए, यू शुड बी एबल टू चेंज योर हीटिंग रेट ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये डायनामिक हीटिंग रेट का भी ऑप्शन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमने थर्मो बैलेंस को डिस्कस किया कि बैलेंस आपके पास किस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द फर्नेस। फर्नेस आपके पास जो बेस करता है, द फर्नेस मस्ट बी डिजाइंड इन अ फैशन so as to incorporate an appropriate smooth input, thereby maintaining either fixed temperature or a predetermined linear heating program। यानी कि स्टैटिक रीडिंग्स के लिए भी वो सूटेबल हो और डायनामिक रीडिंग्स के लिए भी सूटेबल हो। ठीक है। अच्छा, और टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है फर्नेस का, वो किसके थ्रू आप अचीव करते हैं? थर्मोकपल के थ्रू अचीव करते हैं। एंड व्हाट इज द थर्मोकपल? थर्मोकपल बेसिकली आपके पास एक डिवाइस होती है which is capable of thermocouple basically consists of two wires made from different metals। okay? अच्छा, जहाँ पे वो metals join होते हैं वहाँ पे जो joining point है, that joining point is basically important for reading। when the junction experience a change in temperature, a voltage is produced। जो voltage जो produce होता है that is recorded by the रिकॉर्डर। ठीक है, जो आपका रिकॉर्डर है वो वोल्टेज के थ्रू आपकी रीडिंग ले रहा होता है टेम्परेचर चेंजेस की। अच्छा, थर्मोकपल जो है वो उसमें डिफरेंट तरह के मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हैं। थर्मोकपल अगर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर 1100 तक अचीव करना है, यू कैन यूज़ अ निकल क्रोम थर्मोकपल। अगर आपका डिजायर्ड टेम्परेचर 1450 तक है, देन यू कैन यूज़ अ प्लैटिनम रोडियम थर्मोकपल। And if you have more than 1500 maximum temperature requirement, then you can use a graphite tube furnace। अच्छा, graphite tube furnace में जो control है furnace का और जो measurement of temperature है वो बहुत problematic होता है। इसका reason ये होता है कि जब हम high temperatures की तरफ जाते हैं तो heat loss और इन सब problems की वजह से काफ़ी heat conductivity affect होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा high temperature के जो furnaces होते हैं उसकी दे आर नॉट मोर सुटेबल फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आपका एक नॉर्मल रेंज के अंदर आपके थर्मल एनालिसिस पॉसिबल होता है, ओनली देन इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फर्नेस के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है कि फर्नेस का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। फर्नेस का जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ अ डायनामिक एटमॉस्फेयर। डायनामिक एटमॉस्फेयर हम इसको क्यों कह रहे हैं? जब हम सैंपल को हीट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो डिकम्पोज हो रहा है, उसकी वजह से उसमें गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। एंड एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि गैसेस हर दफ़ा सेम प्रोड्यूस नहीं हो रही। एक दफ़ा आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर, हम कॉपर सल्फेट की जब हमने बात डिस्कस की थी तो उस वक्त कॉपर सल्फेट की डिकम्पोजिशन में पहले सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, देन यू हैड ऑक्सीजन, सो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी जिसकी वजह से फर्नेस का एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था। दैट इज नॉट डिजायरेबल। वी बेसिकली वांट टू मॉनिटर the weight changes because of the temperature and you want to keep every other thing constant। तो फर्नेस एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट रखने के लिए वी हैव सम इम्पॉर्टेंट सॉरी वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि किस तरह का फर्नेस एटमॉस्फेयर आपका पॉसिबल हो सकता है। बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फर्नेस एटमॉस्फेयर। The first one is static air furnace atmosphere। Uh, in static air furnace atmosphere, you have the air from the surrounding which flows through the furnace. Okay. Next, you have a dynamic air furnace atmosphere. What happens in a dynamic air furnace atmosphere? You have a compressed air from a cylinder which is passed through the furnace at a measured flow rate. Okay. सो स्टैटिक एयर में आपके पास क्या हो रहा है कि आपका जो फर्नेस है वो ओपन है और उसमें आप कंटिन्यूसली जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिप्लेस हो जाती हैं। ठीक है, बट स्टैटिक एयर फर्नेस में जो एक सबसे बड़ा आपका डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसमें हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है।
टेम्परेचर को अगर आपको स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करना है, इन दैट केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ सैंपल। तो हमारे पास स्टैटिक एयर फर्नेस एटमॉस्फेयर जो है वो एक इकोनॉमिक चॉइस ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी एक्यूरेट चॉइस। द नेक्स्ट यू हैव डायनामिक एयर। डायनामिक एयर में आपके पास आप उसको कंटिन्यूसली किसी गैस से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर वो गैस नाइट्रोजन गैस है, इन दैट केस इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो इनर्ट इन नेचर होती है और ऑक्सीजन फ्री होती है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है। और ऑक्सीजन देखिए, जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो उसमें एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इफ़ ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो ये एक हमारे लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद वी हैव अ रिकॉर्डर। what does recorder needs to do? Recording device must be able to record both temperature and weight continuously and make a definite periodic record of the time. यानी कि जो हमारी recording device है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम्ड होनी चाहिए, उसके अलावा accurate और precise भी होनी चाहिए। टेम्परेचर और वेट दोनों की वो रीडिंग्स रिकॉर्ड करे, और उसके बाद इट शुड बी एबल टू अप्लाई मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के थ्रू वो डेरिवेटिव कर्व भी बना सकती हो। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं टीजीए के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने सैंपल को प्रिपेयर किस तरह से करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ सैम्पल फॉर टीजीए, तो टीजीए के लिए आपका जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं रीडिंग्स को, द वेट ऑफ द सैम्पल, द पार्टिकल साइज एंड द मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ सैम्पल। मोड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि आपका जो सैम्पल है, ना तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम का होना चाहिए, ना ही उसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जो लार्ज पार्टिकल साइज का आपके पास सैम्पल होगा, it can cause a deviation from the linearity in the temperature rise. अगर आपके पास पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज करने में और टेम्परेचर को मेंटेन करने में हो सकता है कि यूनिफॉर्मिटी ना हो, आपका सैंपल कहीं से ज़्यादा हीट हो जाए, कहीं से कम हीट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है आपके सैंपल का, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो गैसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट कैन बिकम ट्रैप्ड इन द सैंपल, और उसकी वजह से प्रेशर चेंजेस आ सकते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, और उन गैसेस के अक्यूमुलेट होने की वजह से कोई और सेफ्टी प्रॉब्लम भी राइज हो सकता है। सो योर सैंपल शुड बी स्मॉलर इन साइज एंड इन स्मॉलर इन पार्टिकल साइज एज वेल। ओके, okay, next we have the methodology of thermogram. Methodology of thermogram basically is very much simple. हमने इससे पहले भी पिछले लेक्चर में इसको कवर किया था कि जब हम थर्मोग्राम को स्टडी करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के रीजन्स आएंगे, प्लेट्यूज आएंगे और कर्व रीजन्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, वाटर का एक मॉलिक्यूल लूज हो रहा है, और वी कैन ऑल्सो नोट डाउन द डिफरेंस इन द वेट। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास बेसिकली जो डिकम्पोजिशन के कंपोनेंट्स हैं वो इजीली थर्मोग्राम के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस। अच्छा, ये जो बुक है ये बेसिकली इंडियन राइटर की बुक है। नॉर्मली मैं इसको रिकमेंड ना करती, बट जो बुक मैं रिकमेंड करना चाह रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली इसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड इट। अगर वो मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल गई तो मैं वो शेयर कर लूँगी। अदरवाइज मैं आपको बुक का नाम बता देती हूँ। वोगल्स की बुक है, आई होप आप इससे फेमिलियर हो। वोगल्स क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। अगर इसका 6th एडिशन आपको मिल जाए, मेरे पास इसका 5th एडिशन अवेलेबल है, लेकिन जो थर्मल एनालिसिस का चैप्टर है वो 5th एडिशन में नहीं है। तो लेकिन मेरे पास जो बुक है वो हार्ड कॉपी में है, और उसका प्रिंट इतना अच्छा नहीं है कि मैं उसकी पिक्चर्स लेकर आपसे शेयर कर सकूं।
सो अगर किसी को वोगल्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस का 6th एडिशन मिल जाए तो आप उसमें चैप्टर नंबर 12 को रेफर कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे थे। एप्लीकेशंस जो हैं वो टीजीए की और डीटीजी की ऑलमोस्ट सेम होती हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो अगेन इंडियन राइटर्स की बुक में बहुत सारे एरर्स होते हैं, सो डोंट यूज द एप्लीकेशंस फ्रॉम हियर। एप्लीकेशन आपने गूगल से ही कवर करनी है, जो कि दिस इंक्लूड बेसिकली इसकी 4 important एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट वन इज यू कैन डिटरमाइन द प्योरिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, क्योंकि जब आप किसी सैंपल को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपको अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको किसी भी मल्टी कंपोनेंट सैंपल की प्योरिटी या उसके कंपोनेंट्स इजीली पता चल सकते हैं। सो यू कैन find out the purity of both primary and secondary standards, ठीक है। Next you have investigating the correct drying temperature and the suitability of various weighing forms for gravimetric analysis, ठीक है। यानी कि आप ड्राइंग टेम्परेचर जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास ड्राइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ग्रेनुलेशन के थ्रू कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगेन उसमें ड्राइंग इन्वॉल्व होगी। सो ड्राइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितने पे आपकी प्रोडक्ट डिकम्पोज नहीं होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टीजीए से इजीली मिल सकती है, ठीक है। Next we have direct application to analytical problems, automatic thermogravimetric analysis. हमारे पास जो मॉडर्न थर्मो बैलेंसेस हैं दे आर ऑटोमेटिक इन नेचर, और उसकी वजह से हमारे पास थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। व्हेन एवर वी हैव ऑटोमेटिक एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट तो हमारी एक्यूरेसी और प्रिसिशन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ जाती है, ठीक है। The last application of thermogravimetry is determining the composition of alloys and mixtures. Alloys तो फार्मास्यूटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिक्सचर्स की कंपोजिशन फाइंड आउट करना फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, इसमें हम डीटीजी का इंस्ट्रूमेंटेशन अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वाई? क्योंकि डीटीजी और टीजीए दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डिफरेंशियल एनालिसिस के बारे में, कि डिफरेंशियल एनालिसिस यानी कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री या डिफरेंशियल थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट में आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ यू हैव द डिटेल्स फॉर टीजीए एंड टीटीजी। थैंक यू क्लास।